सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मेरी जंग उसामा गाजी के साथ में आज आप जान सकेंगे मिनी बजट या महंगाई का वार, एनआरओ की गूंज, नैब के खिलाफ सियासी इत्तेहाद, बिलावल भुट्टो की हुकूमत को ललकार, ग्रीन बेल्ट या कमाई कान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और ये है मेरी जंग। विफाकी हुकूमत 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करेगी। मिनी बजट में टैक्स बेज़ाब्तियों को दूर किया जाएगा और टैक्सों के हवाले से हर किस्म की तब्दीली पार्लियामेंट की मंजूरी से ही की जाएगी। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने आज कराची में ताजरों को इस हवाले से एतमाद में लिया। मिनी बजट के हवाले से कराची चैम्बर अगले हफ्ते अपनी टीम इस्लामाबाद भेजेगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 23 जनवरी को आने वाले फाइनेंस बिल में कारोबार आसान बनाने के इक़दाम बरूए कार लाए जा रहे हैं। मिनी बजट में खपत को कम और सरमायाकारी बढ़ाने के इक़दाम होंगे। इधर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आदाद शुमार के मुताबिक पीपल्स पार्टी के पहले 5 माह में अफरात ज़र की शरह में 11.2% इजाफा हुआ, जबकि 2013 में नून लीग के पहले 5 माह में अफरात ज़र यानी आम लफ्ज़ों में महंगाई में 4% इजाफा हुआ, जबकि PTI के पहले 5 माह में यह इजाफा 0.4% था। सिर्फ 0.4% इजाफा हुआ महंगाई में। दूसरी तरफ वजारत खजाना की जानिब से यह भी दावा किया जा रहा है कि बैरून मुल्क से ज़र मुबादला के ज़खायर में भी $1 अरब का इजाफा हुआ है। सरकारी अदाद शुमार तो मुआशी बेहतरी की नवीद दे रहे हैं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कुछ और ही कह रहे हैं। जितना कर्जा इस हुकूमत ने अपने दौर में लिया है उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। आपने सुना साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसी की किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। मिफ्ता इस्माइल ने दिसंबर में एक्सपोर्ट में इजाफे को तस्लीम तो किया, लेकिन साथ ही कह दिया कि PTI हुकूमत ने 5 माह में 28 अरब कर्जा लिया, जबकि नून लीग ने पहले 6 माह में 14 अरब कर्जा लिया। 5 महीनों में नवंबर तक जो था वो एक्सपोर्ट पाकिस्तान का 4% कम हुआ था। 35% डिवैल्यूएशन के बाद पहले 4-5 महीनों में इस साल के इस फिस्कल ईयर के एक्सपोर्ट कम हुआ था। दिसंबर का नंबर बहरहाल बहुत खुश है और मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा खुशाइन नंबर आया है कि दिसंबर में एक्सपोर्ट बढ़ी है। मिनी बजट हुकूमती दावों और अपोजिशन के इल्जामात पर बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मशहूर कारोबारी, समाजी शख्सियत, मुआशी उमूर के माहिर जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग से। मिर्ज़ा साहब, पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि एक तब्दीली तो है, क्योंकि पिछली हुकूमतों में गैर एलानिया मिनी बजट आते थे। मौजूदा हुकूमत एलानिया मिनी बजट ला रही है, इस पर तो शायद शुक्रगुजार होना चाहिए हमें वज़ीर ख़जाना का। तो आज एक मुस्बत बात थी, वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने पूरे दिन कराची में गुजारा। उन्होंने कराची चैम्बर के नुमाइंदों से भी मुलाकात की, फिर फेडरेशन भी लाए और काफ़ी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो वहाँ पे भी गए। तो देखिए ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो आए और एक उन्होंने इंटरेक्शन किया, उनकी जो मुश्किलात थी उनको सुना और उनको ये यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि मीशत में बेहतरी आएगी। साथ ही उन्होंने ये तबीयत भी सुनाई है कि 23 जनवरी तक एक मिनी बजट लाया जाएगा। देखिए इस वक्त ताजिर बरादरी की जो सबसे बड़ी वरी है वो ये वरी है कि जब भी पाकिस्तान में बजट आया है, चाहे वो इस हुकूमत में आया हो चाहे इससे पहले आया हो, बजट मिनी लाने का मकसद ये होता है कि मोर टैक्सेस जो हैं आप पे इम्पोज किए जाएंगे। और इस वक्त हमारी मईशत जो है और पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो उस वक्त टैक्स दबी हुई है। और अगर और इश्तियाक साहब यह है कि मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे, वो तो हुकूमत छुपा नहीं रही, वो कह रहे हैं अमीर पर हम और ज़्यादा टैक्स लगाएंगे लेकिन गरीब पर नहीं। और अब वो ये भी कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट तो बड़ी है। मिफ्ता इस्माइल साहब भी नून लीग के साबिक वजीर, वो भी ये बात मान रहे हैं। तो इसका मतलब है मुआशी पॉलिसी तो दुरुस्त है इस हुकूमत की।
देखिए इतनी खातिर खा हमारी जो है एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि एक इस बार जो पॉजिटिव चीज़ अभी जो हमारे सामने आई है, मैं खुद इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, हमारी जो रेमिटेंसेस हैं उसके अंदर 10% का इजाफा हुआ है। ना ये एक माशाल्लाह बहुत मस्बत चीज़ है, क्योंकि जब सख्तियाँ की गई हुंडी के कारोबार के ऊपर, जो लोग जो थे पहले आम तौर पर तरजीह देते थे कि हुंडी से पैसा जो थे वो पाकिस्तान में भेजा जाता था, 10% इसका मतलब है कि तकरीबन $2 बिलियन जो हैं इस साल हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ेंगी, और जो $20 बिलियन लास्ट ईयर थी, इस बार उम्मीद है कि वो $22 बिलियन से आएगी। एक्सपोर्ट्स में हमारा ये हो रहा है कि एक्सपोर्ट्स में इतना खातिर खा हमारा इजाफा नहीं हुआ, इस मंथ के अंदर थोड़ी मस्बत आई है कि थोड़ी सी ऊपर गई है दिसंबर के अंदर, मगर दूसरी तरफ ये है कि हमारी इम्पोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स जो हैं हमारी, मगर हुकूमत ने काफ़ी इसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाई हैं, और हमारी जो डीवैल्यूएशन हुई है उससे जहाँ एक तरफ एक्सपोर्ट के अंदर थोड़ा सा फ़ायदा होता है हमें, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सस्ती हो जाती हैं, हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 30% जो डीवैल्यूएशन हुआ है हमारा 6 महीनों में, उससे हमारी इंपोर्ट्स जो है उसमें कमी वाक़ई होगी। इसमें यकीनन इंपोर्ट जो है जा रहे हैं वो तो और महंगी हुई हैं, तो ये हुकूमत छुपा तो नहीं रही है, तो कह रही है कि ज़ाहिर हमने इंपोर्ट्स को रोकना है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत के 5 माह में 2.8% तिजारती खसारा बढ़ा है, और खसारा मजीद बढ़ने के अंदेशा भी है, जबकि असद उमर साहब दावा कर रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत के पहले 5 माह पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों के पहले 5 माह से बहुत बेहतर है। देखिए बजट खसारा जो है हमारा, जो इस वक्त सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है वो ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा वो बहुत बढ़ गया है, जो पहले जब भी हमारे पिछले सालों के अंदर उसकी इतनी हमारी वो नसीब नहीं मिलती कि इतना ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा हो गया हो, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स जो थी वो समहाउ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो मैनेजेबल नहीं हो रही थी, और हुकूमत की तरजीहात ये थी कि किसी तरह अगर हम अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा इतना खतर ख्वाह नहीं भी करते, मगर हमारे अपनी इंपोर्ट्स जो हैं उसको हम कम कर लेते हैं, अगर 10% भी हमारी इसके अंदर कमी वाक़ई हो जाती है तो एक बहुत बड़ी है हमारे लिए होगी, मगर इसका रिज़ल्ट जो हैं हमें अभी नहीं पता लग रहे हैं, इसके रिज़ल्ट जो हैं हमें उसको आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। साथ ही साथ जो है एक चीज़ जो हो रही है वो ये है कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, यानी कि पिछले 6 महीनों में ताजिर बिरादरी की इस वक्त 2 बहुत मुश्किलात हैं। जैसे मैं भी आपसे कह रहा था कि आज असद उमर साहब को ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट ने यही कहा कि ये जो एक नई चीज़ शुरू हो गई है जिसके अंदर कराची की इंडस्ट्री जो है इस वक्त बंद पड़ी हुई है और उसके अंदर गैस के प्राइजेस शुरू हो गए हैं, अगर ये रवैया रहा तो हमारी जब प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो हम किस तरह एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और अगर ये प्रॉब्लम जो है गैस की जो प्रॉब्लम शुरू हो गई है, घरों के अंदर भी बिजली गैस नहीं आ रही है और फैक्ट्रीज को भी बंद किया गया है, उससे हमारी एक्सपोर्ट फर्दर जो है वो कम होने के कर्जा लेना बैंक से और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ये भी दुरुस्त है। आखिरी सवाल, हर हुकूमत रोना रोती है कि जनाब टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा, टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा, तो FBR में इस्लाहात की बात होती है, होता क्यों कुछ नहीं? आपने जी बिल्कुल सही कहा कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि टैक्स नेट जो है वो हमारा नहीं बढ़ रहा। टैक्स नेट जब बढ़ेगा तो हमारा टैक्स रेवेन्यू जो है उसमें इजाफा होगा। हम ये कर रहे हैं कि जो लोग टैक्स नेट के अंदर हैं हम उन्हीं के ऊपर टैक्स जो है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इम्पोज कर देते हैं, और अब ये हालत हो गई है कि वो टैक्स देने के काबिल भी नहीं रहे। दूसरी बात ये हो रही है कि इस बार ये पिछले 5 महीनों में FBR ने FIA ने इतना ज़्यादा हरासमेंट क्रिएट कर दिया है बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर, जिसकी आज भी शिकायत हुई असद उमर साहब से। उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं इस पर तवज्जो दूँगा, FBR के चेयरमैन से भी मैं बात करूँगा। वो ये हो रहा है कि ये जो है FBR जो है वो इतने ज़्यादा नोटिस बिजनेसमैनों को कर रही है कि वो सब के सब इसके ऊपर मतलब उलझ के रह गए हैं, और उनकी तवज्जो जो बिज़नेस की तरफ होना चाहिए उसके बजाय जो है वो इसके पे आ गई है कि FBR रोज़ाना उनको एक ना एक नोटिस उधर से मिल जाता है और उसी के जवाब देने के अंदर लगे रह जाते हैं। मगर इस चीज़ से देखिए हमारे जो टैक्स रेवेन्यू वो कम हुए हैं,
टैक्स रेवेन्यू में हमारा इजाफा नहीं हुआ है, कम हुआ है, मगर हैरेसमेंट ज़रूर जो है क्रिएट हो गई है, जिससे एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है बिजनेस कम्युनिटी के अंदर। और आप अगर ये देखेंगे, ये मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, हमारी बिल्कुल इन्वेस्टर्स जो हैं या बिजनेसमैन जो हैं वो ये कर रहे हैं कि वेट एंड सी वाली पोजीशन है कि हालात सही होंगे तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इश्तियाक देते हैं कि ये जो खौफ की फ़ज़ा है इन्वेस्टर के लिए, कारोबारी तबके के लिए, कब तक रहती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सुनिए। बिलावल भुट्टो ने आज कोटरी में जामशोरो ब्रिज और कोटरी फ्लाईओवर ब्रिज के इफ्तिताह के मौके पर जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान कठपुतली और बेनामी वज़ीर आज़म है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सिंध हुकूमत ने गवर्नेंस और डिलीवरी को तरजीह बनाया। इनका कहना था कि हमने थर के लोगों को रोजगार और पूरे सिंध में मुफ्त तिब्बी सहूलियात दी। साजिश से हमें निकालने वाले पहले भी नाकाम हुए, अब भी नाकाम होंगे। बिलावल भुट्टो ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT को जाली और झूठी करार देते हुए कहा कि ECL और नैब से नहीं डरते, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लो, तुमसे पहले भी फिरौन आए, इन फिरौनों के अंजाम से सबक सीखो, PPP के जियालों को मत ललकारो। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो जाली हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कोई मुकाबला नहीं। बिलावल भुट्टो के दावे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल उलट हैं। और तो और आपने खुद, यानी बिलावल भुट्टो साहब, आपने खुद गुज़श्ता रोज़ सिंध काबीना की मीटिंग में वज़रा की कारकर्दगी पर इनकी सरजनिश की थी। ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत के साथ वज़रा को आपने वार्निंग देते हुए कहा था कि काम करें वरना घर जाएं। आपने मीटिंग में तालीम, सेहत, ज़राअत, रेवेन्यू, ट्रांसपोर्ट, मेहनत और अफरादी क़ुव्वत समेत दीगर महकमों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया था। आपने अपने वज़ीर सेहत से कहा कि थर में बच्चे मर रहे हैं, सेहत का मंसूबा क्यों नहीं शुरू किया जा सका। वज़ीर तालीम से आपने पूछा कि कितने बंद स्कूलों को खोला गया। वज़ीर मेहनत की कारकर्दगी से मायूस होकर आपने इससे पूछा कि गरीब लोग पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, इनके लिए क्या किया गया। जब आप खुद मुतमईन नहीं तो फिर जलसों में आवाम को क्यों झूठी नवीद सुना रहे हैं। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद पर मज़ीद बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब एजाज़ चौधरी से। एजाज़ चौधरी साहब, आज तो बड़ी तनकीद एक दफ़ा फिर हुई है आपकी हुकूमत पर, आपकी पार्टी पर। बिलावल भुट्टो ने तो धमकी दे दी है कि हुकूमत कमज़ोर पिच पर खड़ी है, अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो हुकूमती ताबूत में कील ठोंक देंगे, वो भी आखिरी कील। बिस्मिल्लाह, बिलावल ने भी कोई बात तो की है और मेरा ख्याल है कि बिलावल आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं और जिस रास्ते के ऊपर उनके वालिद मोहतरम धमकियाँ देने के बाद यकसर मंज़र से गायब हो जाया करते थे। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि बिलावल जरदारी साहब अच्छी तरह सियासत को सीखें और एक अच्छी मिसाल कायम करें जो जुल्फ़कार अली भुट्टो या उनकी वालदा की मिसाल थी। अपने अब्बू के नक्श कदम के ऊपर अगर वो चलेंगे तो बहुत जल्द, जिस तरह मेरा ख्याल है कि कोई माशाल्लाह और बड़े बड़े आमिर पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकें। लेकिन एक और चौधरी साहब, एक और दावा है बिलावल भुट्टो ने अवामी खिदमत के लिहाज से विफाक सिंध का और उस्मान बुज़दार मुराद अली शाह का मुकाबला ही नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाह, बिलावल ने भी कोई बात जी, मैं अपना सवाल दोहराता हूँ कि ये जो मुराद अली शाह साहब का और उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब का मुकाबला, उन्होंने कहा जी हो ही नहीं सकता। और इसी तरह विफाक और सिंध का, यानी कारकर्दगी बहुत आगे है सिंध की और मुराद अली शाह की। देखिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पंजाब के अंदर 4 माह हुए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मुसलसल 11वां साल लग गया है और वक्फे से ये सिंध के ऊपर गुज़श्ता 50 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं। अगर सिंध के लोगों की हालत पंजाब के लोगों से बेहतर हो तो मैं ये समझता हूँ कि सारा क्रेडिट ही पीपल्स पार्टी को चला जाता है। अगर सूरत हाल इसके बरक्स हो तो चाहे अपोजिशन ही रही है, यानी हम तो बिल्कुल नए आए हैं ना हुकूमत में, पीपल्स पार्टी के अलावा हुकूमतें रही हैं, तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि पीपल्स पार्टी की क्या कैफियत है। पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर 800, 700, 1100 और 1200 वोट ले सकती है कौमी असम्बली के किसी भी इंतखाब के अंदर, और इनकी ज़रूरत नहीं है कि अब ये किसी जगह के ऊपर अपना कैंडिडेट भी नहीं दे सकते। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि यानी नौमूज़ हैं बिलावल जरदारी साहब, अब जितना वो सीखना चाहेंगे उनके लिए बेहतर होगा। कोई परफॉर्मेंस पीपल्स पार्टी की ऐसी नहीं रही है
न गुज़श्ता 6 साल पहले से जो यानी 5 साल थे उसके अंदर, और ना सूबा सिंध के अंदर जिसके अंदर उनकी मुसलसल हुकूमत है। अलबत्ता जिस शफ़ाफ़ तरीके से सरदार उस्मान बुज़दार हुकूमत लेके चले, शफ़ाफ़ पूरे डंके की चोट पे दावा किया जा सकता है कि उनके होते हुए ना कोई चोरी करेगा, ना वो किसी को चोरी करने देंगे, और ना ही कोई ऐसा काम करने देंगे जो कानून से बालातर हो। चुनांचे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर से जो $10 बिलियन यहाँ से सरमाया चोरी हो के मनी लॉन्डर हो जाता है, बाहर चला जाता है गैर कानूनी तरीके से, अगर पाकिस्तान के अंदर साल 2 साल वो सरमाया ही रुक जाए तो मैं समझता हूँ खुद ब खुद पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है उसमें अवाम का है, गरीब आदमी का है, आम आदमी का है। एक बात तो बताएं, ये जो अपराध है कि नैब हुकूमत और अपोजिशन के साथ दोहरा मेयार रखे हुए है, अपोजिशन के नाम ECL में डाले जाते हैं, हुकूमती अरकान को नैब चाय पिलाकर भेज देता है, ये कुछ हद तक तो दुरुस्त लगता है। देखिए, मैं आपसे पहले अर्ज़ करूं, ये नैब और इसकी सारी तश्कील पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर की है। तहरीक इंसाफ के किसी फ़र्द का या किसी हुकूमत का कोई इसके अंदर हाथ नहीं है। चुनांचे सिरे से ये दावा बातिल है, बिल्कुल गलत और झूठ के ऊपर मबनी है कि हुकूमत ने कोई इसके अंदर यानी कोई रीइंफोर्समेंट की हो, कोई नए लोग इसके अंदर लगाए हों। जो कुछ किया धरा है इनका अपना ही है, और अगर 20 सालों के अंदर 10 बरस नून लीग के पास और 10 बरस यानी दोनों पार्टियों के पास हुकूमत रही है और नैब को इन्होंने दुरुस्त नहीं किया, तो वो किसका कसूर है? इनका कसूर है। और मैं ये समझता हूँ कि वो अपने कार्रवाई के अंदर एक अपने आज़ाद क़वानीन रखते हैं, उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के हवाले से, देखिए 17 लाख रुपए का वो सारा केस है जो वैसे ही नैब के अंदर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मैं उन लोगों में हूँ तहरीक इंसाफ के अंदर जो ये कहते हैं कि इंसाफ के सामने चाहे कोई हाकिम हो चाहे कोई दूसरा आदमी हो, सब बराबर हैं। इमरान खान ने मिसाल कायम की है कि वो नैब के अंदर पेश हुए हैं और अपने जवाब दाखिल किया है। इसलिए मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान के ऊपर कोई क्या इल्ज़ाम लगा सकता है। इसी मुल्क के अंदर पूरा 1 साल इमरान खान की यानी 41 साल की ज़िंदगी एक एक परत को खोल के देखा गया। हर कागज़ मौजूद था, हर रिकॉर्ड मौजूद था, पाई पाई का हिसाब मौजूद था। उसके बावजूद यानी अगर अपोजिशन ने ये बात करते ही चले जाना है तो यानी हम क्या कह सकते हैं? सही। और जब हम थोड़ी सी बात करें किसी चोर को दूर खड़ा हो इशारा करते हैं कि ये चोर है, तो ये यानी शोर मचाना शुरू कर देते हैं। यानी हम तो चोर को चोर कह रहे हैं ना, डाकू को डाकू कह रहे हैं, मनी लॉन्ड्रर को मनी लॉन्ड्रर कह रहे हैं, लेकिन ये सारा अपने ऊपर उसको ओढ़ लेते हैं, कहते हैं ये देखें अपोजिशन को ये कह रहे हैं। असल में तो हम अपोजिशन को नहीं कह रहे। एक और मसला है एजाज चौधरी साहब की हुकूमत आई है, कठपुतली वज़ीर आज़म, कठपुतली हुकूमत, जाली मैंडेट, जाली वज़ीर आज़म। ये इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम मुसलसल लग रहा है, इमरान खान की साख पर सवाल उठ रहे हैं। PTI हुकूमत धांधली की तहकीकात आखिर वाज़े तौर पर एक दफ़ा ही क्यों नहीं करवा देती है, ये एतराज़ ही ख़त्म हो जाए? अगर मुझसे पूछते हैं, कभी तहकीकाती कमेटी के हक़ में नहीं हूँ। यानी कौन एतराज़ कर रहा है? जो खुद यानी पिछली हुकूमत से ज़्यादा सीटें ले चुका है, 2/3 अक्सरियत ले चुका है, ये वो बात कर रहा है। अरे अगर वो जीत गए हैं तो इलेक्शन ठीक है, और अगर तहरीक इंसाफ जीत गई तो इलेक्शन गलत है। ये कैसी, यानी इससे ज़्यादा आपको क्या, मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ना मैंने कभी किया है, इससे ज़्यादा नासमझी और क्या हो सकती है कि आप इलेक्शन को इस तरह कहें। और इमरान खान के ऊपर जिसका ठोस पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, जो कुछ भी उसने पाकिस्तान के अंदर किया या पाकिस्तान के लिए किया, अभी तो 4-5 माह हुए उसे वज़ीर आज़म बने हुए। आप बताएं इन 4-5 महीनों के अंदर क्या इमरान खान के ऊपर कोई उंगली भी उठा सकता है? उसने पाकिस्तान का वक़ार दुनिया के अंदर बुलंद किया। उसने यानी पाकिस्तान की जो सलामती और सालमियत है उसके हवाले से यानी एक अपना मौक़िफ़ दिया है जिसको दुनिया ने तस्लीम किया है जी, अमेरिका ने तस्लीम किया है। भारत पसपा हुआ है अपने मौक़िफ़ से। कश्मीर के ऊपर इमरान खान ने स्टैंड लिया है,
और जो अक़लियतें हैं भारत के अंदर जो जुल्म सितम की चक्की में पिस रही हैं, उनके हवाले से स्टैंड लिया है। अफ़गानिस्तान के अंदर हमने कहा है, और जो 20 साल से बातें की जा रही थी कि गुफ्त शुनीद से हालात को ठीक किया जा सकता है, अब जो गासिब क़ुव्वतें थीं, ख़ुद अमेरिका इस बात के ऊपर यानी आ गया है और मजबूर हो गया है कि ये कहे पाकिस्तान से कि किसी तरह मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो खोला जाए। चुनांचे मैं समझता हूँ कि इमरान खान की तो खारजा पॉलिसी देखिए, दिफाई पॉलिसी देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी एजाज चौधरी ने वक्त दिया। ब्रेक के बाद बात करेंगे। शेख रशीद साहब ने कहा है कि इमरान खान इन्हें मेंबर बना दें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, तो ये फिर एहतसाब करेंगे। देखें नून लीग को क्या जवाब देते हैं। तो शेख रशीद की बातों का जवाब एक और शेख साहब देंगे इस ब्रेक के बाद। दिल पर भारी पत्थर रखकर हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो बना दिया, लेकिन रोज़े अव्वल से यह फैसला हुकूमती अरकान ने तस्लीम किया है, ना इसके इत्तेहादियों से यह हजम हो रहा है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद पहले दिन से इसके नाक़िद रहे हैं और आज तो उनके दिल की बात जुबान पर आ गई। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म से अपील की है कि वो PTI रुकन की जगह इन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बना दें ताकि वो नून लीग का एहतसाब कर सके। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी इंदिया दिया है। हकीकत यह भी है कि हुकूमती टीम में शेख रशीद ही वो रुकन है जो मुसलसल ये इल्जाम लगा रहे हैं कि नून लीग NRO के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है। आज उन्होंने जेल में कैद नवाज शरीफ की बीमारी को भी NRO के हुसूल की कोशिश करार दे डाला। अल्लाह उनको बीमारी की सेहत दे, और जब ये बीमार हों और इनके चीखो चिल्लाहट पड़े, इसका मतलब है कि NRO के लिए आखिरी कोशिश जारी है। और आज ही ये इंकशाफ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जुबान पर भी था कि नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी से मामला तय करने के लिए हुकूमत पर शदीद दबाव है, लेकिन एहतसाब होकर रहेगा। कोई बोलने को तैयार नहीं कि NRO कौन मांग रहा है, किससे मांग रहा है। याराने नुक्ता दां तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज न करने और पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने से नून लीग के इनकार की वजह से भी इसी NRO को करार दे रहे हैं। इल्जामात में कितनी हकीकत है, जवाब लेते हैं। हमारे साथ हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा जनाब शेख रुहैल असगर। शेख रुहैल असगर साहब, ये शेख रशीद साहब, मुझे पता है कि आप उनके बड़े नाक़िद हैं, और बहरहाल अब वो वज़ीर रेलवे हैं, वो कहते हैं कि चीखें मारी जा रही हैं तो समझे NRO मांगा जा रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी के मामले में हुकूमत पर सख्त दबाव है। पीपल्स पार्टी का तो उनसे पूछेंगे, लेकिन नून लीग किस तरह से, किससे दबाव डलवा रही है? अच्छा नहीं, मैं पहले दो बातें आप ज़हन में रखें। मैं एक बुनियादी तौर पे ये है कि दोनों जिनका नाम आपने लिया, मेरे ख्याल में ये वक्त का ज़िया और अल्फाज का ज़रिया है। आप एक बात करते हैं, बात किसकी बात करते हैं आप? मतलब मतलब आप कम से कम जब आप बात करते हैं तो उसको मंतकी नियाब तक भी पहुँचाना चाहिए ना। आपसे किसने NRO मांगा है, आप उसका नाम बता दीजिए। मतलब कोई तो होगा, इस पाकिस्तान की शख्सियत है, पाकिस्तान के बाहर की शख्सियत है, और क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप NRO देंगे? अदालत में केसेस चल रहे हैं, दोनों शख्सियात के केसेस अदालत में चल रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप अदलिया को डिक्टेट करते हैं, यानी कि अदलिया आपके ताबे है? इस बारे में तो अगर मेरी कोई बात सुन रहा है इस वक्त आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, तो कम से कम अदलिया को इनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त नोटिस लेना चाहिए। अदलिया के कामों में इस किस्म की फजूल किस्म की गुफ्तगू से मेरे ख्याल में शायद परहेज़ करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जब आप ये बात कहते हैं तो फिर आप में इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप बता सकें कि किसका दबाव है आपके ऊपर, और वो दबाव क्यों डाला जा रहा है, वो आपको बताना चाहिए। और इसके बाद तो मेरे ख़्याल में शायद इस बात में ना कोई दम है, ना इस बात में कोई
कोई वजन नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब तक आप बात नहीं करेंगे, बातें ही करनी है ना आप। और ये दोनों शख्सियात ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई न सर होता है, न पैर होता है, न लॉजिक होती है उसमें, ना कोई उसमें कोई वज़न होता है। तो मेरे ख्याल में शायद इनकी अब यही बातें हैं जो लोग सुन के हंस देते हैं बस, इसके अलावा सीरियसली कोई नहीं लेता इनको। शेख साहब देखिए, अगर तो एनआरओ कोई नहीं है तो फिर ये क्या बात है कि नून लीग हुकूमत के खिलाफ सख्त तनकीद कर रही है, लेकिन हुकूमत मुखालिफ पीपल्स पार्टी से उस तरह से हाथ नहीं मिला रही, साथ नहीं चल रही, इसकी क्या वजह है? नहीं कोई ऐसी, मेरे ख्याल में इस वक्त एक पहली बात तो इस वक्त चंदा कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत कर रही है, नून लीग अपनी सियासत कर रही है। जहाँ पे ऐसा कोई मसला आता है जिससे कि हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान की स्टेट को नुकसान पहुँचना तस्वर किया जाता है या आवाम के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इक़दाम किया जाता है, उसमें दोनों जमातें, दोनों बड़ी जमातें नहीं बल्कि बाकी भी जितनी अपोजिशन में जमातें हैं वो सब यकजबान होती हैं और उस पर वो अपना बड़े बेहतरीन तरीके से अपना मुकदमा पार्लियामेंट पेश करती हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इस वक्त जबकि बड़ा कोई समझे ना समझे, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बड़ा मुश्किल हालात हैं आपके यहाँ पे और बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, यानी कि यूँ कह लीजिए कि एक चिंगारी दिखाने वाली बात है। आवाम, मैं नहीं कहता, आपके मैं मीडिया से देखता हूँ, आवाम की जो हालत है उसको मेरे ख्याल में अगर आप ये कहें कि सब अच्छा है तो ये सबसे अहमकाना फेल होगा आपका। अगर इसमें आप अगर थोड़ा सा भी मामलात को नेगेटिव तरमनफी अगर आप इसको चलाएंगे तो खुदा न खास्ता हालात बिगड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में शायद हुकूमत को इसका औराक नहीं है, शायद इसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। और ये समझ शेख साहब, मुझे पता है बातों का आप जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन अब जाहिर है वो वज़ीर हैं, फवाद चौधरी साहब भी वज़ीर हैं, तो वो शेख रशीद तो कहते हैं कि जी जिसके खिलाफ 69 मुकदमात हों, इसको शर्म नहीं आती कि वो कौम का एहतसाब करेगा। शहबाज शरीफ की चेयरमैनशिप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करूंगा, चेयरमैन बनकर खुद नून लीग का एहतसाब करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मुश्किल नहीं होगी नून लीग के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए? ये असल ऐसी बातें वही लोग करते हैं जिनको शायद इल्म नहीं होता, जानते नहीं हैं, या वो, हालांकि बड़ी अफसोस की बात है कि मासूफ इससे पहले 4-5 साल उसमें रहे हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, लेकिन आते वो सिर्फ चेक पे अपना लेने के लिए आते थे, या यूँ कह लीजिए अपनी हाजिरी लगाने आते थे। उसमें इनपुट कोई नहीं, आप निकाल लीजिए उनकी सारी कारकर्दगी, 4 साल की कारकर्दगी निकाल लीजिए कि कितना उन्होंने उसमें इनपुट किया, आपने डाला उसमें, और अगर डाला तो फिर वो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी तक महदूद रहते थे और उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। एक बात ज़रा ज़हन में रखिए, आपके लोग देखते हैं, आपको सुनते हैं और समझते भी हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो पैराज आते हैं वो आपके ऑडिटर जनरल के ऑफिस से बन के आते हैं। अच्छा, उसका जो पैरे का जो होता है स्टेक, वो तो ऑडिटर जनरल का होता है, यानी का बिल्कुल ठीक है। उसको कोई चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रद्दो-बदल नहीं कर करेगा। आखिरी सवाल मुझे बताएं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक लाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने मिलकर लेकर आए थे उनको चेयरमैन। अगर ऐसा होता है तो आप पीपल्स पार्टी का साथ देंगे चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए? नून लीग कहाँ खड़ी होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई होगा। मांडवीवाला साहब ने अगर बात की है तो उस बात को मंतकी नियाम तक शायद पहुँचा लें वो, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जितनी अपोजिशन जमातें हैं बाशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो कोई भी इक़दाम उठाने से पहले, कदम उठाने से पहले आपस में मिल के बैठ के उस पर गौर व ख़ौज़ ज़रूर करेंगे। और अगर वो समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है ये करना, उनके खिलाफ में इत्मीनान लाना बहुत ज़रूरी है सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़, तो मेरे ख्याल में जो मुतफ़िक़ा फ़ैसला होगा अपोजिशन का उसी पे अमल किया जाएगा ना। अगर फ़र्ज़ कीजिए यहाँ बैठ के मैं ये कहूँ कि मैं कौमी असम्बली के स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ला रहा हूँ, तो ये मेरी अपनी ज़ाती राय तो हो सकती है, मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है, मेरी ज़ाती एफ़र्ट तो हो सकती है, लेकिन ये मेरे ख्याल में उस पर अमल दरामद उसी वक्त होगा जब आप सारी सियासी जमातों को अपने कॉन्फिडेंस मिलेंगे और उसके बाद जो फैसला करेंगे, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो ज़्यादा पायदार होगा। मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी असगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फ़ौरन बाद मिलते हैं।
खबर यह है कि आज़ाद और खुद मुख्तार नैब ऑपोजिशन ही नहीं हुकूमत की आंखों में भी कांटे की तरह खटकने लगा है। तल्ख हकीकत यह है कि यहाँ शफाफ और बिला इम्तियाज नहीं बल्कि मनपसंद और सिर्फ मुखालफिन का एहतसाब दिलों की तमन्ना है। इसीलिए जब तक नैब में नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों की तलबियां हुई, हुकूमती वुज़रा इसकी कारकर्दगी के गुण गाते नहीं तकते थे। लेकिन जब से नैब ने वज़ीर आज़म से जवाबदेही का राग छेड़ा है तो नैब के गुण गाने वाले वुज़रा को घिन आने लगी है। इसके केसेस को मज़क्का खेज करार दिया जा रहा है तो फवाद चौधरी को दुनिया नैब पर हंसती नजर आ रही है। सच तो यह है कि हुकूमती वज़रा के इन बयानात ने वज़ीर आज़म इमरान खान के रियासत मदीना के तस्वुर पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। एक और मामला अलीमा खान साहिबा की अमेरिका में दरियाफ्त होने वाली जायदाद का भी है, जिसका हुकूमती टीम दिफा कर रही है। ऑपोजिशन का मुतालबा पनामा तर्ज की GIT का है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर एक दूसरे को करारे जवाब तो दिखाई देते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। इस बारे में बात करेंगे हम। हमारे साथ सीनियर वकील भी हैं, क्योंकि सवाल ये है कि नए पाकिस्तान में पुरानी डगर पर कौन चल रहा है, नैब या फिर सियासी पार्टियाँ। एहतसाब पर उठते इन सवालात के जवाब लेते हैं आरिफ चौधरी साहब से, सीनियर कानूनदान है। आरिफ चौधरी साहब, पहले अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की बहन हैं, उनके हवाले से मुसलसल बातें हो रही हैं। पहले दुबई की जायदाद की थी, चले उस पर जुर्माना दिया, अब अमेरिका में जायदाद आ गई है। ये क्या मामला है और इस सारे में आप समझते कोई फ़र्क है नवाज शरीफ साहब के मामले में और अलीमा खान साहिबा के मामले में? पहली बात तो यह है कि अलीमा खान कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। अलीमा खान ना सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही बल्कि वो डिपेंडेंट भी नहीं है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। और प्राइम मिनिस्टर जो है इन्हें पहली दफ़ा पब्लिक ऑफिस मिला है। इससे पहले कोई ऐसा पब्लिक ऑफिस नहीं था जिस ऑफिस की बुनियाद पर उनका कोई डिपेंडेंट जो है उसे आप पकड़ सकते कि जनाब उसने कोई मुराद हासिल की है या वो बेनिफिशरी हुआ है। अलीमा खान एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो प्राइम मिनिस्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। उनका मामला उसी तरह सारे पाकिस्तानियों की तरह का मामला है जिसके लिए आपने कानून बनाया हुआ है और आप उनकी छानबीन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादें हैं जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। अलीमा खान साहिबा को महज इस वजह से कि वो प्राइम मिनिस्टर की बहन है, प्राइम मिनिस्टर को इस में ना लाया जाए। और लाने की वजह जो है वो सिर्फ ये है कि चूँकि ये अपोजिशन को, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नून हो, वो डूबते को तिनके के सहारे वाली बात है। अब उन्हें पकड़ना है तो वो बात अब और क्या करेंगे। वो जनाब वो देखें जी, वो अलीमा खान साहिबा की जायदादें निकल आई। भाई अलीमा खान साहिबा को आप उनकी जायदादें डिस्क्लोज होने के बाद जो तरीक़ेकार है नैब अपना तरीक़ेकार इस्तेमाल करे, जो कवानीन है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का इससे क्या ताल्लुक है? यानी प्राइम मिनिस्टर को आप उस वक्त पकड़े जब प्राइम मिनिस्टर यानी अपने ऑफिस से उनका कोई डिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंट से मुराद उनकी अपनी औलाद, यानी वो बेनिफिशरी हो। बड़े यानी लोग जो अपनी उम्र, आप अलीमा खान मेरा ख्याल है शायद 60 साल से ज़्यादा की होगी, शादीशुदा खातून, अपनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारने वाली खातून। हर शख्स जो पीपल्स पार्टी को देखो, वो नून को देखो, वो जनाब जो शुरू होता है वो देखो जी अलीमा खान पे। एक सवाल जो वैसे तो मैं करते हैं, लेकिन बहरहाल ये अलीमा साहिबा वाला सवाल जो कि बहुत ज़्यादा मीडिया में हो रहा है, ये नैब का जो मामला है इसका काम तो एहतसाब करना, लेकिन जिसकी इंक्वायरी शुरू होती है वो पार्टी नैब पर तनकीद शुरू कर देती है। हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों को शफाफ नहीं मनपसंद एहतसाब चाहिए। क्यों, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई शख्स भी जो एहतसाब की बात करता है वो अपनी ज़ात को, अपनी पार्टी को निकाल के बात करता है। ये तयशुदा बात है, उसमें किसी का भी कोई तखसीस नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो, जो भी हो। एहतसाब उन्हें चाहिए लेकिन अपने मुखालिफों का। और यही बदकिस्मती है कि जब से ये एहतसाब का सिस्टम यहाँ शुरू हुआ है, बराए नाम रहा है हमेशा। पहली बात तो ये थी कि बाकायदा इंतकाम के तौर पर एहतसाब किया जाता था। जब जिन्होंने आगाज़ किया नवाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने इसी से किया कि जनाब एहतसाब के नाम पर अपने मुखालफों को दबाया जा सके। फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर आया तो एहतसाब जो था वो पार्टियों को, लोगों की वफादारियों को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया गया। जिस किसी को भी डराना था उसको कहा गया कि तो आप एहतसाब में हैं,
आपकी अकाउंटेबिलिटी की जा रही है। जब उसकी वफादारियाँ साथ हो जाती तो वो एहतसाब ख़त्म हो जाता। अब इसके बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये चलते चलते जब शऊर यानी अवामी सतह पे बहुत आगे बढ़ा और फिर मीडिया जो बहुत पावरफुल हुआ और साथ ही अदलिया जो थी वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हुई और फैसले उन्होंने करने शुरू किए बेलाग तरीके से, तो उसके बाद गवर्नमेंट की मौजूदगी में नून की अपनी गवर्नमेंट थी जब ये एहतसाब का अमल शुरू हुआ, तो उस वक्त से कम अज़ कम लोगों को एक उम्मीद बंधी कि जनाब ये एहतसाब जो है ये बेरोक टोक और ये बिला तखसीस होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होगा, इसमें सिलेक्टिव जस्टिस नहीं होगा बल्कि सब के लिए बराबर होगा। तो इत्तेफाक ऐसा है कि आपने जो मुंतखब किया, जिन्हें सिलेक्ट किया चेयरमैन एहतसाब के, वो भी एक ऐसी शख्सियत है जो कम अज़ कम जिनके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं था। वो अपोजिशन और गवर्नमेंट ने मिलकर उन्हें बनाया। जी जी। इसके अलावा यह है कि उनकी अपनी शख्सियत बतौर जज की बड़ी इंडिपेंडेंट रही है। कभी उनके ऊपर चौधरी साहब अब अलमिया ये है ना कि अब उनकी शख्सियत पर इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ को भी एतराज़ वही बचे थे। ये मुझे बताएं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी नैब कवानीन में तरमीम ना करने को अपनी गलती करार देते हैं। आपके ख्याल में क्या वाकई नैब कवानीन में तरमीम होनी चाहिए या फिर इस पर इसके जो पर है वो काटने के मुतरादिफ होगा, इसमें कोई और तरमीम करना, क्योंकि कानून यही था और कुछ नहीं हो रहा था। आज भी वो कानून है तो बहुत कुछ होने लगा है और उस पर इतराज़ भी हो रहा है। मैं आपको एक अर्ज करूं, अगर ये बात हो ना, नैब का सारा कानून जो है उसको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ कि उसे ज़्यादा मौसर बनाने की ज़रूरत है, इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है और हर मामले में टाइम फ्रेम वर्क तय करने की ज़रूरत है कि जो केसेस हैं उनके डिसीजन के बारे में भी बाकायदा लॉज होने चाहिए, लेजिस्लेशन हो कि इतनी देर में वो फैसला हर सूरत में हो, अपील का भी टाइम मुकर्रर कर दिया जाए और ये सारे फैसले जो है वो यानी एक ख़ास फ्रेम वर्क के अंदर अगर नहीं होते तो बाकायदा जिम्मेदारी का तयन किया जाए कि कौन उसमें ज़िम्मेदार है। लेकिन मामला ये है कि ये जब इसके बारे में गुफ्तगू होती है तो वो वक्त होता है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका हेड उसमें आया होता है, एहतसाब के केसेस उसके ख़िलाफ़ होते हैं। अगर तो ये मामला होता यानी अक्रॉस द बोर्ड वाली बात जो हमेशा सुन के हमारे कान पक गए हैं, अगर तो ये मामला ऐसा होता कि महज यानी इसमें कानून को इस लिहाज से इसमें तरमीम की ज़रूरत होती कि वो समझते कि जी ये इफ़ेक्टिव नहीं है और इसे इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है, फिर तो बात समझ में आती थी। अब तो मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल आपकी बात जो पर काटने वाला लफ्ज़ है वो इस पर बिल्कुल सादिक आता है कि ये नहीं चाहते कि एहतसाब का इदारा जो है वो पावरफुल हो। अभी भी उनकी हालत ये है कि उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, ज़राए और वसाइल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एहतसाब उन्होंने करना और मैं समझता हूँ कि बड़ी उन्होंने इफ़ेक्टिवनेस शो की है। इस मामले में कम अज़ कम गवर्नमेंट को खड़े होना चाहिए साथ एहतसाब के इदारे के, यानी उनके मामलात में बेशक उसके बारे में गुफ्तगू ना करें। बिल्कुल सही है, लेकिन हुकूमत भी आप देखिए कि बिल्कुल बदल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। नए पाकिस्तान में भी शहर कायद और नून लीगी पेरिस का हुलिया तजावुज़ात और कब्ज़ा माफिया ने बिगाड़ रखा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत संभालते ही कब्ज़ा माफिया के खिलाफ तबले जंग बजा दिया, जिसके बाद कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कमर कस ली। देखते ही देखते सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके बनाई गई मार्केटों की मार्केटें सफ़ाए हस्ती से मिटा दी गई, लेकिन अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद ऑपरेशन की रफ्तार मध्यम पड़ जाने पर बरहम दिखाई दी। दूसरी तरफ लाहौर जो कभी बागों का शहर होता था, आज कब्जा बरादरों का गढ़ बन चुका है। आज यहाँ पर आपको दो भाई मिल जाएंगे, उन्होंने कब्जे किए हुए हैं, इसलिए ये बरादरान बहुत मशहूर हुए हैं लाहौर में। लाहौर के पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स पर कब्जा माफिया का राज तो है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी तो मौजूद है, लेकिन ये कब्जे छुड़वाने की अथॉरिटी शायद नहीं है, या वो ताकतवर माफिया के सामने बेबस है। इस बारे में हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि लाहौर के पार्क्स उन पर कब्जे होते चले गए, इस तरफ उस तरह ध्यान नहीं है, और जो ताकतवर लोग हैं उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। पहले हमने देखा दुकानें गिराई गई, दुकानें मिसमार की गई, गरीब लोगों के खिलाफ तो हमने ऑपरेशन देखा, लेकिन जो अमीर तबका है उसके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह है और कब
जो अमीर लोग हैं या जो ताकतवर तबका है उसके खिलाफ भी कब ऑपरेशन किया जाएगा, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाली यासिर गिलानी साहब, चेयरमैन PHA हमारे साथ हैं। यासिर गिलानी साहब, ये बताइएगा कि पार्क्स और ग्रीन बेल्ट पर कब्जा माफिया का राज है, इस हवाले से इक़दामात क्या किए गए हैं ये कब्जा छुड़ाने के लिए? देखिए, ये ऐसा जब हमने चार्ज लिया है तो ये कोई बहुत बड़ी शिकायत तो नहीं थी, कोई इक्का दुक्का जगह पे अगर ऐसी चीज़ आई है और वो भी ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर था तो वो हमने मिलके कर दिया। और ये मेनली डोमेन आ रही थी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने भी बड़ा इफेक्टिवली किया है। जहाँ पे हमें पता चला हमने क्या हमने मिल के वहाँ पर किया है। और ये ऐसा कोई बड़े पैमाने पर ऐसी चीज़ नहीं थी, और इसको तो अब हमने क्लियर कर दिया हुआ इंशाल्लाह, काफ़ी हद तक कर दिया। जो बाकी थोड़ी सी जगह हैं वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की हुई है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके, और एंटी इंक्रोचमेंट अब हुआ है, पहले नहीं हो रहा था। और जो इस वक्त माहौलियाती आलूदगी है वो बहुत ज़्यादा है, इससे निपटने के लिए क्या हो रहा है? देखिए जी, असल चीज़ तो यही है कि जो पहले पौधे जो हैं वो शहरों के फोकल पॉइंट पे लगते हैं। वो फोकल पॉइंट्स के ऊपर किसी चौक में, किसी चौराहे में आपको वो दिखने के एतबार से अच्छे लगते हैं, और वो एक अच्छी चीज़ है वो भी। लेकिन असल चीज़ है, हम पॉलिसी शिफ्ट ये कर रहे हैं कि हम उन प्लांट्स की जगह पे हम ट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं, उन दरख्तों की तरफ, उन ट्रीज़ की तरफ जो कि हमारे लोकल होंगे, जो हमारे इंडिजिनस होंगे। ये तो अच्छी बात है कि फूलों की जगह फूल भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत हमें दरख्तों की है। लेकिन PHA और दीगर इदारे हमें बेबसी की जिंदा मिसाल नज़र आते हैं, इसकी क्या वजह है? जी गिलानी साहब, देखिए जी, इस गवर्नमेंट ने जो आते ही अपने इक़्तिदार में आते ही इसके ऊपर बड़ा फोकस किया। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज प्राइमरीली इसको देख रही है और उस पर काम कर रही है। और उन्होंने इस दफ़ा बड़े ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के लिए कहा, ईंटों के भट्टों वालों को, फसलों के जो है बाकी जलाने वालों पे कंट्रोल किया। लेकिन सबसे बढ़ के तो ये होता है कि जब आपका ग्रीन कवर ज़्यादा होता है, जब आपका ट्रीज़ ज़्यादा होते हैं, मैं इसका अल्टीमेट सोल्यूशन तो ये समझता हूँ कि आप दरख्त इतने ज़्यादा कर दें एनवायरनमेंट के अंदर, वो इसका अल्टीमेट सोल्यूशन है। तो हम वही करने जा रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हमें जहाँ जगह मिले हम वहाँ पे ट्रीज़ लगाएं, और पहले मरले में हम कोशिश करेंगे कि बहुत शुक्रिया आपका यासिर गिलानी साहब, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम देखने का आप सबका बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। मेरी जंग जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।